जो लोग भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप कि आप सभी ने केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया हुआ है। एग्ज़ाम दे दिया, अभी आपको टेंशन है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या रहने वाला है, कट ऑफ कितनी जाने वाली है केजीएमयू की, कब तक रिज़ल्ट आएगा। ऐसे बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट ने मेरे चैनल पे कमेंट किया हुआ था। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो बनाने का। काफ़ी एनालिसिस के बाद मैं ये वीडियो लेके आ चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ कि रिज़ल्ट इसका कब तक आ रहा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कब तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इस बार मैं बता दूं कि जो नई जॉइनिंग होने वाली है, मतलब कि जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट इसमें आने वाले हैं, नया साल जो होगा वो आपका केजीएमयू में सेलिब्रेट होगा। और आई होप कि केजीएमयू में आपका इस बार का जो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो वो केजीएमयू में ही हो। बहुत ही जल्द इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि 26 नवंबर का जो एग्ज़ाम हुआ है, काफ़ी सारे कैंडिडेट, ऑलरेडी मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लगभग 70,000 फॉर्म अप्लाई हुए थे। 20,000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को छोड़ दिया, और 20,000 कैंडिडेट एग्ज़ाम को इसलिए छोड़े कि बहुत सारे कैंडिडेट का सेंटर जो है वो थोड़ा दूर चला गया था। इस वजह से कैंडिडेट ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। पर फिर भी 50,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है। एग्ज़ाम देने के बाद आप, आई थिंक आप लोगों ने अपनी मतलब जो भी चीज़ें हैं वो एनालिसिस कर ली होगी, तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि लगभग आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे। कमेंट ये भी आ रहे थे कि मैम आंसर की आएगी कि नहीं आएगी, तो ये भी मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो 26 नवंबर का जो एग्ज़ाम था उसका पेपर आप लोगों ने देखा होगा, ना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था और ना तो बहुत ही ज़्यादा टफ था। एक कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का पेपर था, तो लगभग सबके क्वेश्चन अच्छे खासे हुए हैं। किसी भी कैंडिडेट के मुंह से जैसे ही मतलब 11 बजे से लेके 1 बजे तक पेपर ख़त्म हुआ, उसके बाद से केजीएम में जितने भी मेरे साथ के जो कलीग्स हैं या फिर मेरे साथ में जो ड्यूटी करते हैं, सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम देने गए थे। तो उस टाइम में मैंने पूछा था, तो जो लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, यानी कि जो मेरे साथ में ड्यूटी कर रहे थे, बिल्कुल भी उनकी तैयारी नहीं थी, क्योंकि केजीएम में थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है। सिर्फ़ और सिर्फ कैंडिडेट एग्ज़ाम देने गए थे। तो उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ठीक-ठाक पेपर आया है। उनके भी 60-70 क्वेश्चन जो हैं उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, उससे अबव भी अटेम्प्ट किए हैं। तो कहीं न कहीं पेपर का लेवल जो था बहुत हाई नहीं था, लेकिन बहुत ईज़ी भी नहीं था, मॉडरेट टाइप का पेपर था। तो इस बेस पे जो एनालिसिस मेरा इस वीडियो में है वो कट ऑफ्स मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ ही बता दे रही हूँ। एक कैंडिडेट ने मेरे से पूछा था कि मैम इसमें जो है मेल और फीमेल का क्या रेशियो है, जैसे कि एम्स में आपको पता है कि 80-20 का रेशियो। तो यहाँ पे जब आपने नोटिफिकेशन की पीडीएफ पढ़ी होगी केजीएम में नर्सिंग ऑफिसर वाली, तो मैं एक चीज़ बता दूँ, इस एग्ज़ाम में जो मेल और फीमेल का रेशियो रहने वाला, आई होप कि आप लोगों ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पढ़ी होगी। तो यहाँ पे दो तरह की वैकेंसी दी गई हुई थी। पहले तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो आप देख सकते हैं कि जनरल रिक्रूटमेंट यहाँ पे दी गई थी, और दूसरी दी गई थी बैकलॉग रिक्रूटमेंट। बैकलॉग रिक्रूटमेंट क्या है कि जो पुरानी वैकेंसी निकली हुई थी, तो उसमें कैटेगरी वाइज कभी कभी क्या होता है कि वैकेंसी फिल नहीं हो पाती है, तो इस वजह से जो उसकी सीटें होती है वो नई वैकेंसी में ऐड कर दी जाती है। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी जो है, इसमें 4 सीटें, पिछली कोई वैकेंसी थी उसमें खाली रह गई थी, तो इस वजह से इसमें बैकलॉग वैकेंसी भी ऐड कर दी गई है। यहाँ पे इस वैकेंसी की स्पेशल यहाँ पे देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल जो कह सकते हैं रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। अगर यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा कि फीमेल जेंडर के लिए 20% रिजर्वेशन अलग से फिक्स है। दिव्यांग के लिए, एक्स सर्विसमैन्स और इंडिपेंडेंट्स और फ्रीडम फाइटर्स, इनके लिए अलग से यहाँ पे देख सकते हैं कि आरक्षण दिया गया है। एक चीज़ मैं बता दूं कि आपने इस नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा, तो बहुत सारे कैंडिडेट को ये डाउट है कि मैम इसमें 80-20 का रेशियो चल रहा है या फिर अलग ही कोई रेशियो चल रहा है। तो इसमें मैं बता दूं, जो केजीएमयू का एग्ज़ाम है इसमें आपका 90-10 का रेशियो चल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि यूपी गवर्नमेंट का रिजर्वेशन जो है वो 90-10 का रिजर्वेशन है, और आप जब इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ को पढ़ेंगे, क्लियरली कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसमें 90-10 का रेशियो। पर जब यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द यूपी स्टेट गवर्नमेंट शैल बी अप्लीकेबल। जैसा कि आपको पता है कि मेरा सिलेक्शन केजीएमयू में यूपीपीएससी के थ्रू हुआ है, तो पिछली बार जो वैकेंसी थी 926 जो वैकेंसी थी वो केजीएमयू ने दिया था भरने के लिए यूपीपीएससी को। तो उस टाइम में 46 सीटें जो थीं वो सिर्फ़ और सिर्फ 46 सीटें ही मेल की थी, और बाकी जो रिमेनिंग सीटें थी वो फीमेल की थी। तो इसमें 5% सीटें ही जो
सिर्फ़ और सिर्फ मेल को दी गई थी, बाकी जो सीटें थी फीमेल्स के लिए थी। यहाँ पे जो है 10% रिजर्वेशन दिया गया है मेल को। तो इस बार जो है, इस बार क्या हमेशा से यही है कि मेल कैंडिडेट का कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाता है कंपेयरिंग टू फीमेल कैंडिडेट। तो मैं कैटेगरी वाइज भी इसका कट ऑफ बताने वाली हूँ और साथ में कट ऑफ अलग अलग यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि यहाँ पे मेल और फीमेल का जो रेशियो रहने वाला है वो 90-10 का है। यूपी में जो भी वैकेंसीज आ रही हैं नर्सिंग ऑफिसर की, तो इसमें 90-10 का रेशियो रह रहा है। चाहे आप यूपीएनएचएम को भी ले सकते हैं, उसमें भी 90-10 की रेशियो से ही आपका रिजर्वेशन है। बाकी एम्स में आपका 80-20 का रेशियो है। अब मैं बता रही हूँ मेरे और मेरे चैनल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मेरी जो कट ऑफ मैं इस वीडियो में लेके आ चुकी हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल और फीमेल की अलग अलग कट ऑफ मैंने बताई हुई है। यूआर कैटेगरी में ऐसे कैंडिडेट भी आएंगे जो आपके यूपी से हैं और साथ में अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आएंगे वो यूआर में। और यूआर की जो सीटें हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ यही कैंडिडेट नहीं आएंगे। अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है, अगर उसकी नंबर ज़्यादा है या फिर उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, वो एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से अगर उसके नंबर ज़्यादा हैं तो यूआर कैटेगरी में वो काउंट होगा। तो यहाँ पे जो है मेल के लिए मैं बता दूँ, हमेशा से आपने किसी भी एग्ज़ाम में देखा होगा कि मेल का कट ऑफ हमेशा हाई ही जाता है। यूआर कैटेगरी में अगर कोई मेल कैंडिडेट इसमें एग्ज़ाम दिया हुआ है, पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट था, तो कट ऑफ बहुत नीचे नहीं जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि हर एक कैंडिडेट या तो ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत तरीके से अब स्टडी कर रहा है, तो कोई भी कैंडिडेट पहले के मुकाबले नंबर बहुत ही ज़्यादा गेन कर रहे हैं। यूआर की कैटेगरी में बात करूँ तो ये एक एवरेज दिया गया है कि इतने से इतने के बीच में, ये फिक्स रेशियो नहीं है, बस एक एवरेज है जिससे आप, अगर आपके मार्क्स जो हैं, अगर आप मेल में हो, मिनिमम मैं बता रही हूँ कि 78 से 82 के बीच में, 82 से ज़्यादा हो सकता है बट 80 मतलब कि 82 के अबव ही होगा। तो 78 से 82 के बीच में अगर आपके नंबर हैं, मतलब मिनिमम जो मैं बता रही हूँ ये मिनिमम कट ऑफ बताया जा रहा है, 78 से 82 के बीच में अगर आपके नंबर हैं, चांसेस है यूआर कैटेगरी में आपके सिलेक्शन होने के। ओबीसी, अभी आप देखना जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा तो आप उस टाइम में देखना बहुत से कैंडिडेट के नंबर ऐसे भी होंगे 95, 96, 98, तो ऐसे भी नंबर पाने वाले कैंडिडेट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जो मैं बता दूँ ओबीसी जो कैटेगरी है उसमें मेल के अगर हैं तो ये मिनिमम चीज़ें मैं बता रही हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक आध दो नंबर कम नंबर भी हो सकते हैं। फिक्स कोई भी नहीं बता सकता है, जिन्होंने एग्ज़ाम का पेपर बनाया है या फिर जो इवैल्यूएटर हैं वो भी नहीं बता सकते। एक्सपेक्टेड यहाँ पे एनालिसिस बताई जा रही है और ये एनालिसिस बनाई गई है चैनल के रिव्यू के बेस पे। और साथ में जैसा कि आपको पता है मैं केजीएमसी में हूँ, तो बहुत सारे कैंडिडेट या फिर कहूँ मैं बहुत सारे लोग मेरे आसपास में सभी ने एग्ज़ाम दिया होता है, देखिए एवरेज उनसे भी ये एनालिसिस किया गया है। ओबीसी की मैं बात करूँ तो 76 मार्क्स अगर आपके हैं, 76 से एबव मार्क्स अगर आप मेल कैंडिडेट हो, तो उससे एबव अगर आपके नंबर हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। 76 से 80 के बीच में आपका अगर ओबीसी में आपके नंबर हैं तो यहाँ के आसपास में कट ऑफ जाने वाली है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होता है वो ओबीसी से हाई चला जाता है। तो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं अगर अगर उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहता है तो कभी कभी क्या होता है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा देते हैं और उस टाइम में क्या होता है कि ओबीसी का कट ऑफ जो होता है वो नीचे चला जाता है। तो जो लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा देते हैं, कभी कभी उनको घाटे का सौदा हो जाता है। ऐसा करके एक आध एग्ज़ाम में मैंने ये नोटिस किया है कि कैंडिडेट के रिव्यू से पता चला कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस लगाया और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो हाई चला गया। ऐसा भी देखने को मिलता है। नर्सिंग परीक्षा में ये अपवाद है, अभी तक मुझे नहीं देखने को मिला। अब मैं बताऊं कि एससी एसटी की जो कैंडिडेट है, अगर मेल कैंडिडेट है 68 से 70 के बीच में, 70 से अबव हो सकता है, मतलब एक रेंज बताया गया कि अगर आपके नंबर 68 है, कट ऑफ हो सकता है 68 जाए, 69 जाए, मतलब इस रेंज में आपके नंबर हो तो आप सेफ़ जोन में हो अगर एक मेल कैंडिडेट हो। फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो फीमेल में कट ऑफ थोड़ी नीचे रहती है क्योंकि सीटें आपको पता है कि 90-10 का रेशियो। तो मेल जो है कैंडिडेट को बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना है। पहली बात तो एडमिशन के लिए आपको सफ़र करना है, आपकी लिमिटेड सीटें होती हैं नर्सिंग करने के लिए। दूसरी बात जॉब में भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। यूआर कैटेगरी में अगर आप वो एक फ़ीमेल कैंडिडेट हो 72 से 76, अभी बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि मैम आपने जो ये नंबर बताया वो आपने कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई बता दी है। कट ऑफ हाई बताइए, ये एक सेफ़ जोन में मैंने बताया।
चाहती तो मैं 50 नंबर भी बता देती कि आपके 50 मार्क्स हैं तो आपके सिलेक्शन ज़्यादा है, लेकिन जब आप आस-पास के कैंडिडेट से मिलोगे, आपके पास तो 10 लोग होंगे ना जानने के लिए, पर मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट हैं। मैं बता रही हूँ कि जिस दिन एग्ज़ाम थे सिर्फ़ और सिर्फ परमानेंट स्टाफ ड्यूटी पे थे, बाकी सारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं, जो आउटसोर्सिंग हमारे यहाँ जितने भी स्टाफ है सारे स्टाफ चले गए थे और 70 पेशेंट एक नर्सिंग ऑफिसर के अंडर में, मतलब 70 पेशेंट जो है वो एक नर्सिंग ऑफिसर हैंडल कर रही थी, मतलब कि पूरा केजीएमसी आपकी आउटसोर्सिंग से भरा हुआ है। तो बहुत सारे कैंडिडेट के रिव्यू से ये बताया जा रहा है। ओबीसी कैंडिडेट की बात करूँ तो 66 से लेकर के 70 मार्क्स आपके हैं, तो आप सेफ जोन में हो केजीएमयू में सिलेक्शन के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो हमेशा से ऐसा देखा गया है कि ईडब्ल्यूएस जो है ओबीसी से कट ऑफ नीचे ही जाती है। ईडब्ल्यूएस की थोड़ा बहुत रेंज का अंतर होता है, कभी कभी पॉइंट में भी डिफरेंस हो सकता है, कि एक एक नंबर नहीं, पॉइंट में भी थोड़े थोड़े डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ईडब्ल्यूएस में अगर आप 65 से 68 मार्क्स हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस है। एससी एसटी में भी यही है कि अगर आप 58 से 64 65 के बीच में हो तो आपके चांसेस है सिलेक्शन के। सीटें बहुत ज़्यादा हैं, मुझे तो डर ये है कि सीटें खाली ना रह जाएं, लेकिन ना खाली नहीं होंगी। अगर यही सीटें आयोग को दी गई होती तो डेफिनेटली आधी सीटें खाली रह जाती, लेकिन ये केजीएमसी खुद करवा रहा है तो चांसेस है 100% सीटें फिल होने के। इसके अलावा 1/3 का आपका वेटिंग आएगा, मतलब कि इसमें अगर जितनी सीटें हैं उतनी फ्रेश जो है लिस्ट तो आएगी ही आएगी, और 3 गुना कैंडिडेट को वेटिंग में रखा जाएगा। इन केस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर जाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का भी वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स का भी वेरिफिकेशन होगा। जिनके रजिस्ट्रेशन जो है फॉर्म भरने के पहले के नहीं होंगे तो वो सारी कैंडिडेट भी बाहर होते हैं। तो एक प्रॉपर 1/3 का वेटिंग लिस्ट बनेगा, और उस वेटिंग लिस्ट से बाद में भी अगर कैंडिडेट बाहर होते हैं तो वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। तो ये चीज़ें बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम आंसर की आएगी या फिर डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। न्यूज़पेपर की कटिंग आपने देख ली होगी कि केजीएमसी जो है बहुत ही जल्दी इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेगा। जैसा कि रिसेंट में नोटिफिकेशन आया है केजीएमयू में कि हर एक शिफ्ट में एटलीस्ट एक नर्सिंग ऑफिसर होना चाहिए, परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर होना चाहिए। बहुत सारे यहाँ पे आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, मैं कहूँ कि 95% अगर आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं तो सिर्फ 5% ही हैं जो यहाँ पे परमानेंट स्टाफ हैं। और यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है क्योंकि स्टाफें कमी है, तो नर्सिंग ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है बहुत ही जल्दी केजीएमसी के द्वारा ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ही भारी कमी है यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की, परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की। आउटसोर्सिंग कर्मचारी तो है ही, लेकिन परमानेंट की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है। एक शिफ्ट में एक भी स्टाफ अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। नोटिफिकेशन में आया है कि जितनी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हैं उतने ही आपके परमानेंट स्टाफ होने चाहिए, पर अभी भी बहुत कमी है। और साथ में एटलीस्ट हर शिफ्ट में एक परमानेंट स्टाफ होना चाहिए, अगर पॉसिबल है तो हर एक शिफ्ट में एक एक परमानेंट स्टाफ होना चाहिए, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है। 4 ही परमानेंट स्टाफ हैं और बाकी जो हैं कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ ही हैं, मतलब कि जैसा एक आइडियल होना चाहिए वैसा यहाँ पे पेशेंट और नर्स रेशियो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा करके इस भर्ती प्रक्रिया को बहुत ही जल्दी पूरा किया जाएगा। होप्स हो कि आपका मैक्सिमम दिसंबर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा बहुत ही जल्दी, और साथ में आपको जॉइनिंग प्रोसेस भी है, नए साल के शुरुआत में आपको जॉइनिंग भी दे दी जाएगी। केजीएमसी बहुत ही ज़्यादा लेट नहीं करता है, सीएचओ वगैरह का एग्ज़ाम भी केजीएमयू करवाता है, तो बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट भी डिक्लेयर करता है। कट ऑफ हो सकता है कि एग्ज़ाम कट ऑफ आपका डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन जो आंसर की वगैरह है हो सकता है कि वो थोड़ा लेट से आए। ऐसा हो इसलिए होता है कि कभी कभी क्या होता है, जब आंसर की वगैरह आ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर ना हो के कभी कभी क्या हो कि मैटर कोर्ट में ज़्यादातर चला जाता है। तो इस वजह से अब जो एग्ज़ाम के आंसर की और कट ऑफ वगैरह नहीं आ रहे हैं, ताकि भर्ती प्रक्रिया जो है एकदम अच्छे से हो जाए। बाद में अगर किसी को ज़रूरत होती है तो कट ऑफ रिलीज़ करी जाती है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है आंसर की ना आके डायरेक्ट आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आएगा, जैसा कि एसजीपीजीआई में भी हुआ था, अदर जगह भी हुआ था। अब जो है आपका कट ऑफ या फिर कहूँ आंसर की नहीं आ रहा, सिर्फ डायरेक्ट आपका रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट के साथ में आपकी वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होगी। इसमें परसेंटाइल वाला रिज़ल्ट भी आ सकता है और डायरेक्ट सिलेक्शन लिस्ट भी आ सकता है। जहाँ तक उम्मीद है कि परसेंटाइल वाला रिज़ल्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा। 1276 कैंडिडेट जो हैं, और साथ में जो 15 वैकेंसी बैकलॉग वाली है उसको भी ऐड करके पूरी सिलेक्शन लिस्ट आएगी, और साथ में वेटिंग लिस्ट आएगी। आई होप कि आपका स्टार्टिंग के 2 वीक में, यानी कि दिसंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और मैं एक चीज़ बता दूं कि
कि सिर्फ़ और सिर्फ सिलेक्शन पाना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, अपनी रैंक बनाना भी ज़रूरी है। ये मुझे पहले पता नहीं था, जब मेरा सिलेक्शन हो गया तब मुझे पता चला कि अपनी जो रैंक होती है, जिस एग्ज़ाम को आपने क्वालीफ़ाई किया, जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी, उतनी ही अच्छी आपकी प्रमोशन होगी, उतने ज़्यादा आपके प्रमोशन होंगे। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो यहाँ पे पहली शिफ्ट के जो मतलब स्टाफ हैं, 2011 में जो वैकेंसी आई थी वो पहली शिफ्ट की वैकेंसी थी। उसके बाद से हम लोग 2021 में आए, यानी कि 2022 में जॉइनिंग हुई है। तो पहले वाला बैच 2021 का है जो यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। पहले ये मेडिकल कॉलेज था, अभी यूनिवर्सिटी बन गया। तो 2011 में पहले बैच के मतलब स्टाफ आए हुए हैं। 2022 में हम लोग आए हैं। तीसरे शिफ्ट में आप लोग मतलब जिनका भी सिलेक्शन होगा वो तीसरी शिफ्ट में आएंगे। और उसके अलावा भी जो बहुत सारे मतलब बड़े पोस्टों पे हैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं या फिर एएनएस डीएनएस की पोस्ट पे जो लोग हैं, तो उसमें भी ये है कि जो यूनिवर्सिटी वाले हैं, जैसे कि आप लोग की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर में आएगी और हमारी भी जो है वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर है। लेकिन उसके पहले के जो भी स्टाफ हैं, जो अभी इंचार्ज के रूप में हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी स्टाफ के ही पोस्ट पे हैं, तो उनका क्या है, उनकी भर्ती जो है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा हुई थी। जैसे मेडिकल कॉलेज के अंदर में भर्ती हुई, तो उनको अभी इतने साल में 25-26 सालों में सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रमोशन मिला हुआ है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी वाले हैं जो 2011 की जॉइनिंग में हैं, उनमें 3 से 4 प्रमोशन भी हो चुके हैं। जो सिस्टर ग्रेड 1 पे थी, सॉरी सिस्टर ग्रेड 2 से जॉइनिंग हुई थी, अभी वो डीएनएस तक की पोस्ट पे पहुंच गई हैं। और वहीं जो मेडिकल कॉलेज के अंदर में यूनिवर्सिटी सॉरी मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत जो भर्ती हुई थी केजीएमयू में, तो उनमें अभी तक इतने सालों में एक बार ही प्रमोशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है केजीएमयू में तो आपका प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। और जितनी अच्छी आपकी रैंक आएगी उसी बेस पे आपका प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है। इसके अलावा एक डाउट और आ रहा था कि मैम कहीं-कहीं सुना है कि आगरा में पेपर लीक हो गया है या फिर मतलब सही से पेपर नहीं हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट घर लेके पेपर चले गए। तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि हर एक एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है, अफ़वाहें भी उड़ती हैं और थोड़े बहुत कह सकते हैं कि इधर के उधर एग्ज़ाम में हो जाता है। पर फिर भी इतना बड़े लेवल पे ये एग्ज़ाम हुआ है तो थोड़ी-थोड़ी अनियमितताएँ तो देखने को मिल सकती हैं। इसके लिए ये नहीं सोचना है कि ये एग्ज़ाम सही से नहीं हुआ है या फिर एग्ज़ाम बाद में चल के कैंसिल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई, अब मैं थक गई हूँ बोल-बोल के। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।